हेलो एवरीवन, हमारा आज का जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है इंडियाज़ इनोवेशन इंडेक्स, हिंदी में जिसको बोला जाता है भारत नवाचार सूचकांक। हम इसको देखेंगे कि क्यों ये आजकल न्यूज़ में है और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो भी जानकारी है वो आपको दी जाए। ठीक है, तो क्यों न्यूज़ में है ये? अभी हाल ही में नीति आयोग ने एक रैंक वाइज इंडिया के कुछ स्टेट्स को बांटा है। कुछ अलग अलग रैंक पे, मतलब अलग अलग नंबर, एक सूची है, उस सूची में उन राज्यों को या फिर केंद्र शासित प्रदेश को डाला है। किसने? नीति आयोग। नीति आयोग ने एक ये इंडेक्स अपना रिलीज किया है दूसरी बार 2020 का। तो बोला जाता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। पिछले साल ये रिलीज किया गया था 2019 पहली बारी अक्टूबर 2019 में ये फर्स्ट टाइम रिलीज किया गया था इंडेक्स, और अभी ये सेकंड टाइम रिलीज। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया है। किसने? नीति आयोग ने। याद रखिएगा आप लोग। अब अगर हम इससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको बताना चाहें तो सबसे पहले ये वाला इंडेक्स जो है, ये वाला डेटा या रैंकिंग जो है, कौन रिलीज करता है? ठीक है, और नीति आयोग के साथ कोलैबोरेशन किया इसमें इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव। इस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलके भारत के राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की एक रैंक निकाली। ठीक है, अब जैसा कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, इनोवेशन का मतलब है यहाँ पे कि कौन सा स्टेट या राज्य या फिर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश इतना इनोवेटिव है कि वहाँ की इकोनॉमिकली वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि किसी राज्य में नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने हैं, पीएचडी स्कॉलर्स कितने हैं, वहाँ पे इंटरनेट सब्सक्राइबर्स कितने हैं, कितने लोग वहाँ पे डिजिटली एडवांस्ड हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, क्या हेल्थ स्टेटस है वहाँ का। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखे सारे राज्यों की रैंक निकाली जाती है। ठीक है, इसी में यही बताया जाता है कि राज्यों की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे है, राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की। कोई राज्य कितनी क्षमता है उसमें नए नए इनोवेशन होंगे, नए नए बिजनेस आइडियाज़ होंगे। जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ नई तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगी और इवेंचुअली ये बूस्ट करेगा हमारी इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को यहाँ से थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा और आगे की ओर हम ग्रो कर पाएंगे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो पहला संस्करण था इस सूचकांक का वो 2019 में रिलीज किया गया। ठीक है, और अभी 2020 में दूसरी बार किया गया। ठीक है, अब भारत जो अपना सूचकांक देता है उसको बोला जाता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड के लेवल पे एक ग्लोबल इंडेक्स तैयार किया जाता है जिसको बोला जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसी की तर्ज पे ये सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए देखो, अब इसमें क्या होता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इसमें पूरे विश्व के देश मिलके एक पूरे रिसर्च की जाती है और वहाँ पे अलग अलग देशों को रैंक दी जाती है। देखेंगे अभी हम, जैसे इंडिया में राज्यों की बात होती है, ऐसे ग्लोबल लेवल पे पूरे विश्व के देशों को देखा जाता है कि इनोवेशन के हिसाब से कौन सा देश नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है, और आगे इसी प्रकार उनको अलग अलग स्थान दिए जाते हैं। आगे देखेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की चीज़ को देखते हुए, इसको फॉलो करते हुए इंडिया ने नेशनल लेवल पे अपना स्टार्ट किया। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप पूरे इंडिया को एक अच्छे रैंक पे देखना चाहते हैं ग्लोबली, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं या जो केंद्र शासित राज्य हैं वहाँ पे आप उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा स्टार्ट कर दीजिए। उनके अंदर कंपटीशन होना चाहिए अपने आप को अच्छा इनोवेटिव दिखाने का। अगर आप इंटरनली ग्रो कर रहे हैं, अगर कोई एक देश है वो देश विश्व के अंदर खुद को इनोवेटिव करने के लिए प्रयास लगा रहा है, तो वर्ल्ड लेवल पे उसकी जो रैंकिंग है वो वहाँ पे खुद अच्छी हो जाएगी। इसी को फॉलो करते हुए पिछले साल से इसको शुरू किया गया 2019 से।
अब इसमें जो हम जितनी भी हमारे स्टेट्स हैं और जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनको 3 लिस्ट में बांटा गया है। 3 अलग अलग लिस्ट तैयार की गई हैं। एक लिस्ट को नाम दिया गया है मेजर स्टेट, मतलब बड़े राज्य। एक सूची में सारे बड़े राज्यों को डाला गया है। दूसरा यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट्स, इसमें हमारी सारे यूनियन टेरिटरीज आ जाती हैं, केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं सारे, और साथ ही इसमें एक हमारा एक छोटा स्टेट है शहरी राज्य गोवा, वो भी इसी लिस्ट में, ठीक है। और जो तीसरी सूची है वो है हिल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य। इसमें नॉर्थ ईस्ट में जितने स्टेट्स हैं वो आ जाते हैं सारे, प्लस इसके साथ जो 2 हमारे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उसको रखा गया है, ठीक है। अब 3 लिस्ट बनाने का मोटिव यहाँ पे ये था कि यूनियन टेरिटरीज और राज्य के बीच में जो बजट अलॉट किया जाता है वहाँ की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, वो उनमें डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा। तो दोनों को एक ही मैप पे, एक ही रैंक पे रखे, बांटने का, अलग अलग रैंक देने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए इन 2 को अलग में बताया गया। दूसरा, ये जो हिल स्टेट्स होते हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, इनके यहाँ पे जोग्राफिकली जो एरिया है वो बहुत अलग होता है, तो एक रियल कंपैरिजन नहीं रहता, इसलिए ये अलग अलग 3 लिस्ट देके इनको 3 सूची में बांटा गया है। अब हम देखेंगे सबसे पहले जो सूची तैयार की गई है उसमें डाला है मेजर स्टेट्स को, जो पहली लिस्ट थी हमारी। इस वाली इसमें हमारे टोटल 17 राज्य आते हैं, 1 से लेकर 17 राज्य इसमें आते हैं। सबसे ज़्यादा अंक जो प्राप्त किए हैं इसमें वो मिले हैं कर्नाटक। कर्नाटका नंबर 1 पोजीशन में, नंबर 1 पोजीशन है कर्नाटका की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। कौन सी कैटेगरी में? मेजर स्टेट, ठीक है। इसमें अगर हम टॉप 3 देखें तो सबसे पहले कर्नाटका, महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु। ये हमारे टॉप 3 राज्य हैं, मेजर राज्य वाली सूची में टॉप 3 स्टेट्स ये हमारे कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। कर्नाटका में जैसे हमको पता है बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये सब बेसिकली कर्नाटका के बेंगलोर में या बाकी छोटे छोटे शहरों में कर्नाटका में स्थित हैं। और इसी के साथ ही अभी हाल ही में टेस्ला जो है, एलॉन मस्क जो है, वो अपना एस्टेब्लिशमेंट करना चाहेंगे यहाँ पे, टेस्ला कंपनी का, कर्नाटका में। वो इसीलिए है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है उतना कि बिजनेस को अच्छी तरीके से बढ़ावा दिया जा सके, इसीलिए कर्नाटका पहले नंबर पे है। कर्नाटका का स्कोर है 42.50, फिर महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु। इसके अलावा कुछ हमारे जो बड़े राज्य हैं जिनकी जो स्थिति है वो बेहतर हो सकती थी पर अभी उतनी बेहतर नहीं है, शायद ये आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा राज्य एक हमारा उत्तर प्रदेश को इसमें 9वां स्थान। और इसके साथ अगर देखा जाए पंजाब एक बहुत प्रॉस्पेरस राज्य माना जाता है, समृद्ध राज्य माना जाता है, उसको भी 10वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। और इसी लिस्ट में सबसे लास्ट नाम है बिहार का। तो ये यूपी और बिहार वाली बातें, पंजाब वाली बातें जो बेसिकली बड़े बड़े राज्य हमको दिखते हैं, उनका यहाँ पे रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं आई है, तो वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे सुधारों की ज़रूरत है। तो याद क्या रखना है, मेजर स्टेट्स मुख्य राज्य वाली कैटेगरी में सबसे नंबर 1 रैंक आई है कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। एक बार आपको सारे नाम बता देते हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात की 8वीं रैंक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और फिर छत्तीसगढ़। अब दूसरी सूची हम देखेंगे, इसमें दूसरी और तीसरी सूची, दूसरी जो कैटेगरी थी हमारी वो था यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट्स, केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्य इसमें है। ये छोटा राज्य हमारा एक ही डाला है इसमें, गोवा। बाकी 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं और एक राज्य गोवा, तो टोटल इस सूची में 9 नाम है। इसको टॉप किया है दिल्ली ने। और अगर हम देखें तो दिल्ली का स्कोर यहाँ पे कर्नाटका से भी ज़्यादा है। कर्नाटका का स्कोर कितना था वहाँ पे? 42.50। और यहाँ पे जो स्कोर है दिल्ली का वो है 46.60।
दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश जिसने रैंक 1 ली है। उसका स्कोर अगर हम सारे राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में या फिर नॉर्थ ईस्टर्न या हिल स्टेट्स में भी देखें तो सबसे ज़्यादा स्कोर दिल्ली का ही आता है। दिल्ली के बाद आता है इसमें चंडीगढ़। देखिए दिल्ली और चंडीगढ़ के स्कोर में बहुत सारा डिफरेंस, तो दिल्ली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेशन अगर हम देखें लोगों में, या जो इंटरनेट अवेलेबिलिटी है, या फिर कौन कितना डिजिटली एडवांस है हेल्थ सेक्टर को लेके, देश की राजधानी है तो यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे लोग जनरली एजुकेशन में या फिर कहीं और एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और बेसिकली कहा यही जाता है कि दिल्ली लोग कुछ करने या फिर पैसा कमाने ही आते हैं, तो उन सब का एक आउटपुट मिला के दिल्ली को ये स्कोर मिले। उसके बाद चंडीगढ़, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, गोवा याद रखिएगा, गोवा की 5वीं रैंक है। स्टेट्स वाली कैटेगरी में नहीं डाला है गोवा को डाला है यूटी एंड सिटी स्टेट्स, ठीक है। इसके बाद दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर। तीसरी जो सूची है उसमें आ जाते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिल स्टेट। इसमें जिस राज्य ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करके टॉप किया है वो है हिमाचल। कितने अंक मिले हैं? 25.06। कम अंक हैं क्योंकि पहाड़ी रीजन हो जाता है वहाँ पे, तो कुछ चीज़ें उतनी एडवांस नहीं भी हो पाती, पर ठीक है इस वाली सूची में तो रैंक उसकी सबसे ज़्यादा है। के बाद उत्तराखंड और फिर शुरू होते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट। अगर हम देखें मणिपुर को यहाँ पे तीसरा स्थान मिला है 22.78 स्कोर के साथ। अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सबसे ऊपरी स्थान में है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश नहीं कीजिएगा, उत्तराखंड नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने मेंशन किया होगा। तो आप ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मणिपुर है। अब हम आगे देखेंगे थोड़ा सा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, जिसके तर्ज पे भारत ने अपना इंडिया इनोवेशन इंडेक्स स्टार्ट किया, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक है। अब 2020 में हर साल जैसे रिपोर्ट देता है उसी तरीके से 2020 में इसने अपनी एक रिपोर्ट दी है जिसमें देशों को अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है। टोटल इसमें 131 देश होते हैं, 131 देशों की सूची है और इसको रैंक वाइज बांटा जाता है। अगर हम देखें, हाँ, कुछ 80 पैरामीटर्स हैं जिस पे चेक किया जाता है कि एक ये जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना क्लास में कि इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर, उस सब्जेक्ट में उतना स्कोर, इस हिसाब से कुछ 80 इंडिकेटर्स रखे हैं जिसमें स्कोर देके पूरी फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है कि कौन से देश को कितना स्कोर मिला है और उसी स्कोर के हिसाब से उसकी एक रैंकिंग ऑर्डर तैयार किया जाता है। तो याद रखिएगा इसमें टोटल 131 देश की सूची में तैयार किया जाता है और 80 इंडिकेटर्स रखे गए हैं जिनके ऊपर रैंकिंग की जाती है। क्या क्या देखते हैं इसमें बेसिकली? सबसे पहले विजन, और आप कितने इनोवेटिव हैं, आपका जो देश है वो कितना हेल्पफुल है अपने आइडियाज़ को इनोवेट करने में, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा तो नहीं है आपके यहाँ पॉलिटिकली आप स्टेबल नहीं हैं, आपके यहाँ दंगे फसाद होते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी रैंक नीचे कर देती है। एजुकेशन का क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस आपका किस तरीके से, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है आपके यहाँ पे, ये सब देख के रैंकिंग की जाती है। अब कौन तैयार करता है उसको? जैसे वहाँ पे नीति आयोग और कॉम्पिटिटिव इंडेक्स वालों एक साथ ने किया था, यहाँ पे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखें। 2020 वाले इंडेक्स में जो भारत का स्थान आया है इसमें वो है 48वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने, कितने से? 131 देश। और जिसने टॉप किया है इसमें, जिस देश ने, उसका नाम है स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, फिर स्वीडन और फिर USA।
अगर हम एशियन रीजन में बात करें तो चाइना को बहुत अच्छा स्थान मिला है, चाइना की 14th रैंक आई है ग्लोबल इनोवेशन, चाइना की, और इंडिया की 48। तो हाँ, इंडिया के पास अभी बहुत स्कोप है खुद को इम्प्रूव करने का। हमें आने वाले सालों में शायद ये रैंक थोड़ी सी, टॉप किसने किया है, नंबर 1 रैंक आई है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 स्वीडन और नंबर 3 यूएसए। अब हर साल एक थीम दी जाती है इस ग्लोबल इनोवेशन वाले प्रोग्राम को। तो इस साल की जो थीम थी 2020 की, वो है हु विल फाइनेंस इनोवेशन। ये इस साल की थीम थी। ये तो बहुत इजीली एग्जामिनर कोई भी पूछ सकता है कि 2020 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वाला जो प्रोग्राम था उसकी थीम क्या थी। क्या थीम थी? हु विल फाइनेंस इनोवेशन। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी। अब यहाँ पे ये जो रैंक आई है भारत की 48वीं, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये तभी आप इंडिया को एक बड़े लेवल पे तभी देख पाएंगे जब जो उसके अंदर राज्य हैं वो अपने आप को इनोवेशन के रूप में इम्प्रूव करेंगे। अगर इंटरनली आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है, अगर इंटरनली भारत के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है इनोवेशन में, तो इवेंचुअली वो आपको ग्लोबली भी आपकी रैंक को आगे बढ़ा के देगा। तो राज्यों में इस प्रकार का कंपटीशन बना है, इसीलिए इंडिया ने इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तर्ज पे भारत में भी ये वाला प्रोसीजर पिछले साल मतलब 2019 से स्टार्ट कर दिया है, और 2020 में इसका दूसरा एडिशन आया है, और हमको आने वाले वर्षों में भी ये देखने को। ठीक है, नीति आयोग आप यहाँ पे याद रखिएगा। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के बारे में बता देते हैं आपको थोड़ा सा। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं पीएम। पीएम के बाद यहाँ पे वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार। और एक सीईओ भी हैं नीति आयोग के, उनका नाम है अमिताभ कांत। बाकी सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो गए या फिर गवर्नर हो गए, वो इसके सदस्य हो। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। नीति आयोग को ही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग संस्था या कमीशन आयोग माना जाता है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।